विद्यार्थियों नमस्कार। आपको गण गण राम राम। आज हम देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन के बारे में। तो देखो, इसमें हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, पूरा देखना है इसको, कहीं पर भी नहीं जाना जल्दबाजी करके। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था। तो इसके लिखित प्रमाण तो अपने को कहीं से प्राप्त नहीं होते, लेकिन जो साक्ष्य है उसके आधार पर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जो साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर जो समाज है उसको हम अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं। नंबर 1 शासक एवं इन शासकों के जो कर्मचारी होते थे, कर्मचारी वर्ग। ठीक है। नंबर 2 बांट सकते हैं हम सामान्य वर्ग। क्या बांट सकते हैं? सामान्य वर्ग के लोग भी थे यहाँ पर। इसके अलावा 3 बांट सकते हैं हम मजदूर एवं श्रमिक वर्ग। और चौथा हम बांट सकते हैं किसान वर्ग। किसान या कृषक भी कह सकते हैं हम इसको, कृषक वर्ग या किसान वर्ग। तो इन 4 भागों में हम यहाँ के समाज को बांट सकते हैं। और इसमें भी मोटे मोटे रूप में हम देखें तो पहला हो गया शासक एवं कर्मचारी वर्ग, और दूसरा सामान्य वर्ग। सामान्य वर्ग के अंदर ही हम मजदूर एवं श्रमिक वर्ग को रख सकते हैं और किसान वर्ग को रख सकते हैं। अब जो ये लोग होते थे, हमको जैसे टीले के साक्ष्य प्राप्त हुए, जो नगर प्राप्त हुए हैं, तो इसमें टीला जो होता था 2 भागों में बटा हुआ था, एक इधर वाला एक इधर वाला। इधर वाला जो होता था वो पश्चिमी भाग होता था। तो पश्चिमी भाग में जो होता था वो टीला होता था, नगर में क्या होता था, और इस टीले में रहते थे शासक और कर्मचारी वर्ग। और जो समतल भाग पर जो नगर होता था इसमें रहते थे जो सामान्य वर्ग, किसान, श्रमिक, कृषक जो होते थे, श्रमिक मजदूर जो होते थे, वो समतल भाग पर रहा करते थे। तो इस तरह से लोग रहते थे। इसके अलावा जो मूर्तियां अपने को प्राप्त हुई है, उनमें सर्वाधिक जो मूर्तियां हैं वो मूर्तियां स्त्रियों की है। किसकी है? स्त्रियों की मूर्तियां स्त्रियों की प्राप्त हुई है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ की जो मात्र सत्तात्मक समाज रहा होगा। कैसा रहा होगा? मात्र सत्तात्मक समाज रहा होगा। सत्तात्मक समाज रहा होगा, मात्र सत्तात्मक समाज। तो जहाँ पर मात्र सत्तात्मक किसके कहते हैं? जहाँ पर गरीब में परिवार का जो मुखिया होता है वो माता होती है, कोई महिला होती है, या फिर जिस घर में महिला की चलती हो तो वो होता है मात्र सत्तात्मक परिवार। इसके अलावा जो समाज की जो इकाई थी, सबसे छोटी इकाई तो देखते हैं परिवार। आज भी परिवार ही होता है, और उस समय भी समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार ही हुआ करता था। जो स्त्रियां हैं, स्त्री और पुरुष दोनों ही क्या करते थे? आभूषण पहनते थे। तो स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। और आभूषण सर्वाधिक कौन से पहनते थे? मणकों के बने हुए। किसके? मणकों से निर्मित आभूषण को वो पहना करते थे। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपने, बस इतना याद रखना है, स्त्री पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी, और समाज 4 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन सा? शासक, कर्मचारी वर्ग, सामान्य वर्ग, मजदूर व श्रमिक वर्ग और किसान वर्ग। ठीक है। मात्र सत्तात्मक परिवार होते थे, छोटी इकाई परिवार था। इसके अलावा और देखिए हम तो इनकी संगीत में भी रुचि थी। तो इसके प्रमाण भी अपने को प्राप्त होते हैं। एक अपने को ढोल का चित्र भी मिलता है, तो जिससे हम कह सकते हैं कि ये लोग संगीत में भी रुचि रखते थे। अब देखो आगे जो है हमारा धार्मिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था। धार्मिक जीवन में भी 2-2, 4-4 बातें हैं जो अपने को याद कर लेनी है। तो धार्मिक जीवन में हम देखते हैं तो वृक्ष, जल एवं पशु पूजा होती थी। अब वृक्ष में आत्मा का निवास वृक्ष में मानकर पूजा की जाती थी। ध्यान रखना, आत्मा का निवास वृक्ष में मानकर पूजा की जाती थी। किसकी? वृक्ष की पूजा की जाती थी। तो इसके अपने को प्रमाण भी मिले हैं। एक चित्र में 2 तरफ पीपल के पेड़ है, और बीच में किसी देवता की मूर्ति है, और 7 लोग, 3, 4, 5, 6 और 7 लोग क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि ये पेड़ कौन से हैं? पीपल के पेड़ है, दोनों तरफ पीपल के पेड़ है और बीच में एक कोई देवता है और 7 मानव आकृतियां उसकी पूजा करती हुई
दिखाई गई है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि वृक्षों की पूजा होती थी। पशुओं में देखो, पशुओं की भी पूजा होती थी। नाग पूजा उस समय होती थी, कौन सी होती थी? नाग, इसको हम पशु ही मानते हैं, नाग पूजा। नाग को भी पशु ही मानकर चले तो नाग की पूजा होती थी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आत्मा का निवास वृक्षों के अंदर मान करके उन वृक्षों की पूजा की जाती थी। इसके अलावा देखो, जो सर्वाधिक अपने को मूर्तियां प्राप्त हुई है वो स्त्रियों की है, तो उसमें उससे हम कह सकते हैं कि मातृ देवी की पूजा करते होंगे। किसकी? मातृ देवी की पूजा करते होंगे। जैसे हमारे अभी माता होती है, जैसे कालका माता, वैष्णो देवी है, अपने यहाँ त्रिपुरा सुंदरी है। तो ऐसी जैसे हम देवियों की पूजा करते हैं, अम्बा माता, इसी तरह से वहाँ पर भी मातृ देवी की पूजा की जाती होगी। तो मातृ देवी की पूजा की जाती थी। अब और इसमें क्या चीज़ है, तो देखो कि हड़प्पा से एक मूर्ति प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई? मूर्ति। अब इस मूर्ति की क्या विशेषता है? इस मूर्ति में एक स्त्री के गर्भ से, एक स्त्री के गर्भ से पेड़ या फिर हम कह सकते पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। तो एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, तो इससे हम कह सकते हैं कि शायद हो सकता है वो पृथ्वी को माता मानते हो, ये जो मूर्ति हो ये पृथ्वी माता की हो। किसकी हो? पृथ्वी माता की हो। पृथ्वी माता, पृथ्वी को माता मानकर उसकी पूजा करते हो। तो ये भी ध्यान रखना है कि हड़प्पा से एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ बताया गया है। तो ये थी वृक्ष जल। और देखो, हम तप एवं योग में देखें, यज्ञ में देखें हम, तो ये भी साक्ष्यों के आधार पर ही हम बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? क्योंकि अपने को जो यज्ञ के प्रमाण है वो भी प्राप्त होते हैं। देखो कौन कौन सी जगह है, तो एक तो है कालीबंगा, कोई भगाओ रहे इनको, कुत्तों को। कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनावली और लोथल। ये 4 जगह याद कर लेना अपने को, कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनावली और लोथल। क्यों याद कर लेना? क्योंकि इन 4 जगह, 4 स्थानों से अपने को अग्नि कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या? कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? अग्नि कुंड और अग्नि वेदिकाएं। अग्निकुंड और अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोग यज्ञ करते होंगे। योगेश्वर की एक मूर्ति प्राप्त हुई है, पद्मासन में बैठे हुए। यहाँ नीचे लाइन में लिख दूं, पद्मासन में बैठे योगेश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई है। पद्मासन में बैठे हुए योगेश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोग तप, योग एवं यज्ञ से परिचित थे। इसके अलावा जो मोहनजोदड़ो से स्नानागार प्राप्त हुआ है, स्नानागार, इससे भी हम कह सकते हैं कि लोग, वहाँ के लोग जल की पवित्रता से भी परिचित थे और यहाँ पर सामूहिक रूप से स्नान करके साधना करते होंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ के प्रमाणों से प्राप्त हो रही है। अब अंतिम जो हमारा है राजनीतिक जीवन, तो राजनीतिक जीवन में हम देखते हैं तो कोई स्पष्ट जानकारी तो अपने को मिलती नहीं, क्योंकि लिखा हुआ तो कुछ मिला ही नहीं। तो स्पष्ट जानकारी अपने को नहीं मिलती राजनीतिक जीवन के बारे में। ये भी ध्यान रखना, स्पष्ट जानकारी का अभाव। लेकिन जो साक्ष्य है उनके आधार पर ही हम बात कर रहे हैं। तो स्पष्ट जानकारी का तो अभाव है, लेकिन इतनी बड़ी सभ्यता है तो यहाँ से जो महानगर प्राप्त हुए हैं अपने को, कौन सा? हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा कालीबंगा, चौथा लोथल। तो हम कह सकते हैं स्पष्ट जानकारी तो नहीं है राजनीतिक जीवन के बारे में, लेकिन हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल जो बड़े 4 महानगर प्राप्त हुए हैं, तो हो सकता है कि ये चारों ही महानगर
प्रशासनिक रूप से केंद्र रहे होंगे। तो प्रशासनिक रूप से केंद्र माने जा सकते हैं, प्रशासनिक रूप से केंद्र रहे होंगे। यहाँ से ही सब शासन व्यवस्था देखी जाती होगी इन चारों महानगरों से। इसके अलावा जो राजनीतिक जीवन है तो उनका जो मूल रूप से जो मूल रुचि थी लोगों की, तो वो थी मूल रुचि तो वैसे उनकी थी व्यापार करना। क्या थी? व्यापार करना थी। लेकिन कुछ अस्त्र शस्त्र के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं, लेकिन अस्त्र शस्त्र के साक्ष्य ज़्यादा नहीं होकर वो कम है। तो इतनी बहुत अधिक मात्रा में अस्त्र शस्त्र का न मिलना यहाँ के लोगों की शांति प्रियता को दर्शाता है। तो जो अस्त्र शस्त्र है वो ज़्यादा मात्रा में नहीं मिले, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ के जो लोग थे वो शांति प्रिय थे। कैसे थे? शांति, ज़्यादा युद्ध नहीं करते थे, युद्धों में विश्वास, लड़ाई झगड़ों में विश्वास नहीं रखते थे। और हम देखें तो अस्त्र शस्त्रों में कुछ चीज़ें मिली है, जैसे हमको कांसे की आरियाँ मिली है। क्या मिली है? कांसे की आरियाँ, तांबे की तलवारें, और क्या मिला है अपने को? बलाग्र, तीर, हांसिए, तो ये चीज़ें मिली है। इससे हम कटार, ये चीज़ें मिली है, तो ये भी अधिक मात्रा में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोग शांति प्रिय थे। लेकिन इतनी बड़ी सभ्यता है यहाँ की, हम स्वच्छता को देखें, सुनियोजित महानगरीय व्यवस्था, नगर का निर्माण हम देखें किस प्रकार से किया गया, इन सबको देखें तो कोई न कोई प्रशासनिक इकाई यहाँ पर राजनीतिक रूप से रही होगी, ताकि इतनी बड़ी व्यवस्था का प्रशासन संभाल सके। तो ये था हमारा सामाजिक, धार्मिक जीवन और राजनीतिक जीवन। अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाना साथ साथ में। और इसके साथ में हमारी जो टॉपिक था सिंधु घाटी सभ्यता, इस वीडियो के साथ में वो भी खत्म हो गया। और हमारा जो पहला पार्ट था भारत का वैभवपूर्ण अतीत, वो भी खत्म हो गया। इसके अलावा और भी चीज़ें, लेकिन वो इस साल के लिए तुम्हारे कोर्स से, सिलेबस से हटा दी गई है। तो आपको कोई प्रश्न भी है तो नीचे कमेंट में लिख दिया करो। धन्यवाद।